एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सोचने लगता है क्या 56 मूवमेंट्स तक शायद उन्होंने इस ग्रेवस्टोन के स्वॉर्ड मूवमेंट्स को बीट करने के लिए ज़्यादा रिसर्च करी है। मुझे इस अभी चेक करना होगा, पर यह करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेजेंट है। नैनो स्वॉर्ड मूवमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके सेव कर दो। मेरे पास 4 इनकम्पेरेबल मूवमेंट्स है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन्हें मेरे ब्रेन में और बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। नैनो स्कैनिंग शुरू करो और वो एक एक करके किताबों के पन्ने को पलटने लग जाता है। सब उसे ही देखकर सोच रहे थे आखिर वो कर क्या रहा है। अगर इन किताबों को वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ा जाए तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है, पर वो सिर्फ यहाँ पर पन्ने ही पलटता जा रहा है। पर सभी को फिर याद आता है कि उन्हें ये सब ना करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। उसे पढ़ते हुए यूजान भी देख रहा था और वो स्माइल भी करता है। जॉन फिर कहता है नैनो सारे बुक्स को एनालाइज करो जिन्हें कि आज मैंने स्कैन किया है और उन्हें प्रोग्राम डेटा में सेव कर दो। जॉन सोच रहा था मैंने अभी तक 156 बुक्स को स्कैन करे हैं तो ये एनफ होगा और अभी बस एक ही चीज़ ही बाकी है। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ओरिजिनल बटरफ्लाई टेक्निक एकेडमी के टॉप 10 मार्शल आर्ट्स में आती है, पर वो जो भी हो तुम कभी भी अपने मार्शल आर्ट्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। सियोमैंग ने उसे कहा था तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, पर मार्शल आर्ट्स को प्रॉपरली मास्टर करने के लिए तुम्हें फॉर्मेशन और मूवमेंट्स को हज़ारों बार प्रैक्टिस करनी होगी और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सपीरियंस। तुम्हारे इस टीचर को भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, दुश्मनों से लड़ने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, पर ये एकेडमी एक्सपीरियंस गेन करने में बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर तुम डिफरेंट छोटे बड़े क्लास के कैडेट के साथ लड़ोगे। जॉन फिर प्रेजेंट में सोच रहा था अभी बस नैनो का ऑगमेंटेड रियलिटी को ट्राई करना बाकी है। अगर ये सब प्लान के हिसाब से ही जाता है तो मेरे पास बहुत तरीके के एक्सपीरियंस होंगे। फिर उसके बाद जॉन अपना पूरा समय यूज़ करके लाइब्रेरी से जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कोई आकर पूछ रहा था तुम्हारे बारे में और जानना चाह रहा था कि तुम कब बाहर आओगे। जॉन सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है, पर वो जो भी हो मेरे लिए अभी ये जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि सेकंड टेस्ट के बाद सभी को एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेंटर मिलेगी, मुझे वहीं पर जल्दी जाकर स्पेशल मूवमेंट्स को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तभी उसके सामने मास्क वाला लड़का आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहा था क्योंकि तुम अपने क्वार्टर्स में नहीं थे, पर तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए कैडेट 7। जो सोच रहा था ये तो टीम 6 का लीडर है, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। मास्क वाला लड़का कहता है क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्या तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने ही मेरे टीममेट्स के पैरों के साथ ऐसा किया था? जो सोच रहा था उसे देखकर लग रहा है कि बहुत ही गुस्से में है, लगता है कि वो यहाँ पर मुझसे लड़ने आया है। जॉन फिर कहता है तो तुम्हें किसने कहा था उन्हें अकेला छोड़ने को? वो कहता है मुझे किसी की वजह से जाना पड़ा था। जो सोच रहा था ये तो मुके की तरह भड़कता भी नहीं है, ये लड़का बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, मुझे उसे सीरियसली फेस करना चाहिए। और दोनों फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहीं पर एक और लड़का आकर कहता है वो तो मुझे देख भी नहीं रहे, और वो उन दोनों के बीच में आ जाता है और ये और कोई नहीं बोलकर ब्लड क्लान का यूजन है। और जॉन उसे देखकर तुरंत ही पहचान लेता है। यूजन कहता है तुम दोनों का फोकस ग्रेट है, टीम लीडर से ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। यूजन फिर मास्क वाले लड़के को कहता है माफ़ करने पर क्या तुम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर सकते हो? क्या तुम मुझे पहले मौका दे सकते हो उससे बात करने के लिए? बस थोड़ी देर ही लगेगी। मास्क वाला लड़का सोच रहा था एक क्लान का उत्तराधिकारी एक कैडेट के सामने अपना सर झुका रहा है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है मुझे पहले मौका दो? मैं उसे पूरे दिन ढूंढ रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से चले जाओ। यूजन कहता है अच्छा ऐसा है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? यूजन सोच रहा था ये बास्टर्ड मुझे नीची नज़रों से देख रहा है। मास्क वाला लड़का फिर हमला करने की कोशिश करता है जिसे कि यूजन एक सिंपल फॉर्मेशन की मदद से रोक देता है। जॉन देखकर सोच रहा था उसने उसका मूवमेंट को रोक दिया एक सिंपल फॉर्मेशन की मदद से, और एक ऐसा हमला था जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या इसका मतलब यूजन के स्किल्स इतने ज़्यादा एडवांस है? वहीं पर मास्क वाला लड़का सोच रहा था आखिर मैं इतनी इजीली सप्रेस कैसे हो सकता हूँ, और वो भी किसी ऐसे से जो कि अपने प्रॉपर स्टांस में भी नहीं है। यूजन कहता है तुम तो ऑफ बैलेंस हो गए हो और तुम्हारा हाथ भी अकड़ जा रहा है जब तुम चल रहे हो। क्या तुम्हारे डिप्स में या फिर उसके आसपास कहीं दर्द है? मास्क वाला लड़का सोच रहा था वो बास्टर्ड वो डेफिनेटली एक एवरेज कैडेट का लेवल का नहीं है। अगर मेरा शरीर पूरा ठीक भी होगा तब भी उसके सामने खड़ा होना मुश्किल है। मास्क वाला लड़का कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। यूजन कहता है वो तो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। जॉन वहीं पर सोच रहा था अगर उसका मेरे से क्या काम है, क्या वो मुझे टेस्ट से पहले सप्रेस करना चाहता है? वो जो भी हो, पर मैं उसे भी मेरे स्किल के साथ फेस नहीं कर सकता। नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करो और बैटल ट्यूटोरियल को शुरू करके बटरफ्लाई स्वॉर्ड टेक्निक को सेट कर देना। और नैनो उसके कहे मुताबिक कामों को कर देता है। यूजन कहता आखिर तुम अचानक एज पर क्यों आ गए हो? क्या यही तुम्हारा पोजीशन है? देखो तुम्हें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत नहीं है, यह तो हम दो भाइयों का पहला मुलाकात है। तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई मेरे भाई। जो सोच रहा था क्या मैं भाई, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? यूजन कहता है क्या तुम मुझे कुछ ज़्यादा हेट नहीं कर रहा है? आई गेस 6 क्लास से तुम्हारे साथ जो भी किया है ये नेचुरल है कि तुम उन्हें देखकर कुछ ऐसा ही करोगे।
जियोन कहता है क्या तुम्हें यह सब जानने के बाद भी लगा कि मैं तुम अजय से ग्रीट करूंगा? यूजन कहता है कि नहीं नहीं, मैं चाहता था कि हमारी पहली मुलाकात अच्छी हो क्योंकि तुम मुझे पसंद आए हो। देखो हम दोनों सेम सोर्ड के पाथ पर ही चल रहे हैं। तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुमने वॉन्यू का हाथ काट दिया है तो मैं तुम्हारे प्रति काफ़ी पैशनेट हो गया। जियोन कहता है फालतू बातें कहना बंद करो और तुम क्या चाहते हो वो बताओ। यूजन कहता है लगता है कि हम दोनों को करीब आने में काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, मैं 2 बार नहीं कहूँगा, अच्छे से सुनना। मैं चाहता हूँ तुम ब्लड क्लान के लिए काम करो मेरे भाई। जियोन ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है। यूजन कहता है सरप्राइज हुए? वेल ये कुछ ऐसा ही है, तुम्हें यह सुनकर सरप्राइज होना ही था। जियोन कहता है क्या तुम सीरियस हो? यूजन कहता है मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी के बाहर कब से इंतजार कर रहा था और तुम कह रहे हो कि मैं मजा कर रहा हूँ। मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता पर मैं तुम्हें मेरा दुश्मन नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लड क्लान का पार्ट बनो और मेरे साथ ही रहकर मेरी रक्षा करो। जियोन गुस्से में कहता है तो तुम कहना चाह रहे हो मैं क्लान का उत्तराधिकारी बनने का सपना छोड़ दूं? यूजन कहता है क्या तुम्हें मेरी बातों से ऐसा लगा? ऐसे भी ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। जियोन कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? यूजन कहता है जैसे कि तुमने सुना, अगर तुम इस बात पर ही चलते रहे तो आगे जाकर तुम्हें मेरा सामना करना होगा और ये तुम भी जानते हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाउएवर मैं तुम्हारा काफी पैशनेट फैन हूँ। तुम्हारा फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है अगर हम दोनों एक साथ ही मिलकर आगे बढ़े। क्या ये तुम्हें अमेजिंग नहीं लगता? जियोन सोच रहा था तो क्या इसका मतलब वो मुझे उसके लेवल का भी नहीं समझता जो कि उसे अपोज भी कर सकता है। जियोन फिर कहता है मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए तो मेरे रास्ते से हट जाओ। यूचन को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसके दाहिने हाथ में अचानक की स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर होने लगती है। जो नैनो सेंस करके कहता है दुश्मन के दाहिने हाथ में स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर हो रही है, इसलिए बटरफ्लाई टेक्निक के सेकंड फॉर्मेशन को यूज करने के लिए तैयार हो जाओ, पर उससे पहले अपने बाएं तरफ आधा स्टेप हट जाओ। जियोन सोचने लगता है कि क्या यही शुरुआत है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यूचन तभी अचानक हंसने लगता है। नैनो कहता है जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दाहिने हाथ में फोकस हो रही थी वो अचानक हट रही है और अभी दुश्मन का हमला करने का इंटेंशन चला गया है। यूचन फिर कहता है मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ पर मैं जब इसके बारे में फिर से सोचता हूँ तो मुझे काफी हंसी आती है और तुमने कहा मेरे रास्ते में मत आना, ये काफी कूल था। जियोन देखकर सोच रहा था उसका बस मुंह स्माइल कर रहा है पर वो अंदर से लग नहीं रहा कि वो खुश है। यूचन कहता है मेरा पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया, चलो हम दोनों फिर से मिलेंगे क्योंकि हम दोनों सेम पाथ पर ही चल रहे हैं। तभी अचानक से नैनो कहता दुश्मन के दाहिने हाथ में फिर से स्ट्रॉन्ग एनर्जी फोकस हो रही है और यूचन इसी की मदद से अपने पावर का एक नमूना दिखाता है और यह था ब्लेड की, जो देखकर जियोन पूरा हैरान परेशान हो गया था। यूचन कहता है तुम मेरे आसपास जितने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम मेरे जिंदगी के लिए आखिर कौन सा खतरा बन सकते हो। जियोन सोचने लगता है वो शायद ऑलरेडी फुल मैच्योरिटी तक पहुंच गया है क्योंकि वो ब्लेड की को अपने खाली हाथों से यूज कर पा रहा है और जो र्यूमर है डार्क क्लान के मोयोन और ब्लड क्लान की यूजन के बीच में जो फाइट होगी वो नेक टू नेक होगी। लगता नहीं कि इस र्यूमर को ऐसे हवा में उड़ाया जा सकता है, तो हम दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है। यूचन फिर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, पर उसके हाथ को देखकर नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी खुश हुआ है। वहीं पर जियोन सोच रहा था मुकम को हराने के बाद और वॉन्ड्यू का हाथ काटने के बाद मैं उनके सेम लेवल पर पहुंच गया हूँ। मुझे अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा गोल उन तक पहुंचना नहीं, उनके ऊपर राज करना है। यहाँ पर यूचन जाते हुए सोच रहा था उसने मेरे हमले को पहले ही पढ़ लिया। मैं उसका दाहिना हाथ काटना चाह रहा था और वो भी एक ही बारी में, पर वो मेरे हमले की ट्रेजेक्टरी से हट गया मेरे ब्लेड की को इस्तेमाल करने से पहले। लगता है कोई दूसरों से काफी अलग है। फिर हमें एकेडमी के पर्सनल ट्रेनिंग रूम्स को दिखाया जाता है, जो देखकर जियोन कहता है अच्छा तो ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम, ये तो 2.5 फुट बाय 2.5 फुट का कमरा है। ये जगह मेरे लिए काफी कम है, मैं यहाँ पर शैडो स्टेप्स का यूज करके फॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पर लगता है कि इसकी दीवारें काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ऐसा ही है तो मैं यहाँ पर बैठकर बड़े आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ और मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इवन तो मैं यहाँ पर बस नेगों को ही गैदर कर सकता हूँ, पर चलो जो भी है ठीक ही है। नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करो। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करने के बाद जियोन कहता है सेकंड फ्लोर के ग्रेवस्टोन में से जो फॉर्मेशन को स्कैन किए गए थे उन्हें शुरू करो। नैनो कहता सिमुलेशन उस ऑर्डर में चलेगी जिस ऑर्डर में ट्रेसेस आए हैं। जियोन फिर अपने सामने से देखकर सोच रहा था ये तो फ्लोर 1 से भी ज्यादा फास्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं बटरफ्लाई डांस का लास्ट फॉर्मेशन को भी यूज कर लूं तभी मैं एक भी मूवमेंट को रोक नहीं सकता। पता नहीं अगर कितने ही लोगों के जो कि इस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने में कामयाब हुए होंगे। नैनो फिर उसके बाद दूसरे आदमी का फॉर्मेशन दिखाना शुरू करता है। जियोन इसे पूरा देखने के बाद कांप रहा था और सोच रहा था तुम इस स्वॉर्ड के टेक्निक को तब तक मास्टर नहीं कर सकते जब तक तुम सोच के लिए पागल ना हो। मैं इसे देखने के बाद कह सकता हूँ एक ऑकवर्ड एंड अननेचुरल फॉर्मेशन जो कि पहले बहुत ही अजीब लग रहा था, वो 56 अटेम्प्ट तक आता था पूरा परफेक्ट हो गया था और उसे बस देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। नैनो क्या तुम ओरिजिनल फॉर्मेशन एंड 56 फॉर्मेशन के बीच में फाइट कर सकते हो?
नैनो फिर कहने के मुताबिक दोनों के बीच में फाइट करवाता है, जिसे चियोन अपने सामने बैठकर देख रहा था और इसमें जीत होती 56 फॉर्मेशन की। जो सोच रहा था जैसे कि फ्लोर 1 में हुआ था, जो ओरिजिनल फॉर्मेशन थे उसे बाद का फॉर्मेशन ने हरा दिया। क्या होगा अगर मैं इसके खिलाफ बटरफ्लाई डांस का इस्तेमाल करूँ तो, क्योंकि 56 फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ओरिजिनल को रोक नहीं पाया था। चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। इस फॉर्मेशन को बटरफ्लाई डांस को यूज करके रोकने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। इसलिए चियोन दोनों को ही फाइट करवाता ऑगमेंटेड रियलिटी में और चियोन पूरा ही फोकस कर रहा था। और जब फाइट चल रही थी, नैनो कहता है मास्टर के ब्रेन में न्यूरॉन की एक्टिविटी रैपिडली काफी बढ़ रही है और ब्लड प्रेशर एनर्जी फ्लो की वजह से उग्रा हो रहा है और यूजर के लोअर एब्डोमेन में एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। चियोन बैटल को देखकर उसके ऊपर ही फोकस कर रहा था, तभी उसे उसके शरीर में झटका जैसा महसूस होता है। अभी अभी ये क्या हुआ? मैं श्योर हूँ कि मैं बैटल के ऊपर ही पूरा फोकस था। क्या मैं इस दौरान आधी समाधि में चला गया था? तभी चियोन अपने अंदर कुछ महसूस कर कहता है, नहीं ये कैसे हो गया? मेरा नेगोंग जो कि 30 इयर्स का था अचानक ये बढ़कर 40 इयर्स का हो गया है। क्या मैं नेगोंग को लेकर पूरे ओवर हो चुका हूँ? क्या मेरी रियलाइजेशन खुल चुकी है और अभी इसके लिए मुझे नैनो की भी जरूरत नहीं पड़ी? ये फॉर्मेशन तो सच में बुरीम के बेस्ट मार्शल आर्ट होने के लायक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बटरफ्लाई डांस को अभी और बेहतर तरीके से यूज कर सकता हूँ। चियोन फिर बटरफ्लाई डांस को ट्राई करने लगता है। मैं अभी जैसा हवा को काट रहा हूँ ये पहले वाले से बिल्कुल ही अलग है। मेरी रियलाइजेशन ने बस मेरी नेगोंग को ही नहीं बढ़ाया बल्कि मैंने की को भी मटेरियलाइज कर लिया है। पर मैं अभी से प्रॉपर स्वॉर्ड में मटेरियलाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी नेगोंग अभी भी काफी कम है। पर मेरे पास जल्दी 60 इयर्स ऑफ नेगोंग हो जाएगा। जब मैं सेकंड टेस्ट के बाद जो मेडिसिन बॉल मिलेगी उसे कंज्यूम कर लूंगा और जब ये हो जाएगा तब मेरे और यूचन के बीच का गैप काफी कम हो जाएगा। नैनो क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर में ऐसे कितने समय तक था? तो नैनो कहता है कि 2 घंटे तक। चियोन कहता है क्या 2 घंटे? ये तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे भी इसे ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि मुझे वापस अपने डोर में भी जाना है। नैनो फ्लोर 1 और 2 के ग्रेफस्टोन में जो ओरिजिनल और 45 एंड 56 फॉर्मेशन मिले थे उन्हें ट्रांसफर कर दो। और फिर नैनो का ट्रांसफर शुरू करते ही चियोन के दिमाग में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर ट्रांसफर पूरा होने के बाद चियोन कहता है आखिर ये सर दर्द कब बंद होगा? चियोन फिर नैनो को कहता है कितना समय लगेगा इसे मेरे बॉडी और मसल्स में ट्रांसफर करने के लिए? नैनो कहता है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस 10 घंटे लग जाएंगे मसल से एनर्जी फ्लो को ट्रांसफॉर्म करने में। चियोन कहता है क्या 10 घंटे? ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? बटरफ्लाई डांस को भी ट्रांसफर करने में इतना समय नहीं लगा था जबकि वो भी एक बड़े लेवल का मार्शल आर्ट है। चलो आज के लिए मुझे वापस जाना चाहिए। चियोन फिर डोर में वापस आकर देखता कि यहाँ पर बहुत से कैडेट्स नहीं थे। आखिर वो सभी कहाँ पर गए? क्या वो सभी अभी तक ट्रेनिंग रूम से वापस नहीं आए? तभी ह्योबोंग आकर कहता है मास्टर आप वापस आ गए। चियोन ह्योबोंग के हाथों में पेपर्स देकर सोचता है उन्होंने लाइब्रेरी में जो पढ़ा था, जो सीखा था, जो याद किया था उसे यहाँ पर आकर लिख रहे हैं और उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चियोन फिर कहता है क्या तुमने कुछ सीखा है? ह्योबोंग कहता है ये कुछ ज्यादा तो नहीं है, बस मैंने सेकंड क्लास का मार्शल आर्ट्स पढ़ी है और मैंने स्टेप टेक्निक के बारे में भी पढ़ा क्योंकि मैं बेयरफिश टेक्निक में काफी वीक हूँ। चियोन सोच रहा था ये वो समय जब सभी ने खुद को काम के अंदर धकेल दिया है। हमें 4 दिन दिए गए थे रेस्ट के लिए, पर इन दिनों को कोई भी बर्बाद करना नहीं चाहता। अगर तुम थोड़ा सा भी आगे जाना चाहते हो तुम 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं कर सकते। फिर सीन कट होता है अगले दिन शाम को ट्रेनिंग रूम में। चियोन मसल्स और एनर्जी फ्लो को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। ट्रांसफर पूरा होने के बाद चियोन को बहुत ही ज्यादा उल्टी होती है और नैनो जल्दी से शरीर को स्टेबिलाइज करने लग जाता है। चियोन फिर कहता है लग रहा है जैसे मेरे जान में जान आई, चाहे मैं कितना ट्रांसफर क्यों ना कर लूं मैं कभी भी से यूज तो नहीं हो पा रहा। चियोन फिर हाथों को फोल्ड करके पावर को चेक करने लगता है और उसे जो रिजल्ट मिलता है चियोन पूरा ही हैरान हो गया था। मैं मेरे हाथों में अभी जो स्ट्रेंथ को महसूस कर रहा हूँ ऐसी स्ट्रेंथ मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी। ऐसा लग रहा है मैं बटरफ्लाई डांस सीखने के बाद जितना स्ट्रॉन्ग हुआ था अभी मैं उससे भी ज्यादा पावर को महसूस कर रहा हूँ। चियोन फिर अपना शर्ट उतार कर देखता है कि उसके पास अभी एब्स भी आ चुके हैं। फिर हमें मास्क वाले लड़के को दिखाया जाता है और वो भी ट्रेनिंग रूम में बैठकर मेडिटेट कर रहा था और इसी के साथ ये भी सोच रहा था मैं मुकेम को हराने के बाद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। जब से मैंने यूजन और मेरे बीच के ओवरवेलमिंग डिफरेंस को महसूस किया है मुझे लगता है मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि मैं मेरे डिग्निटी को बचा पाऊँ। उससे पहले मुझे चियोन जैसों के बारे में भूलना होगा और किसी बड़े चीज पर फोकस करना होगा। तभी उसके कमरे में एक धमाका होता है जो कि बाहर से भी देखा जा सकता था और अंदर मास्क वाले लड़के को बहुत ही डैमेज हुआ था और वो सोच रहा था क्या यह कोई असैसिनेशन है, पर वो देखता है कि यह है चियोन और यह था उसका पंच और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब एक इंस्ट्रक्टर उसे इन्फर्मरी लेकर जा रहा था। इंस्ट्रक्टर चियोन को कहता है अगर ये तुम्हारी इंडिविजुअल ट्रेनिंग रूम है तब भी तुम दीवारों में पंच मार के एक हॉल कैसे कर सकते हो जहाँ पर दूसरे कैडेट्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या होता अगर वो सभी सीरियस मेडिटेशन कर रहे होते? उन सभी की मौत हो जाती। खुशी मना कोई कैडेट 108 अभी तक जिंदा है। अगर वो बाई चांस मारा जाता तो तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाता।
पर याद रखना ये सब कुछ तुम्हारी रिपोर्ट में लिखी जाएगी। जियोन कहता है मुझे माफ कर दीजिए। इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें अभी से फ्लोर 1 और फ्लोर 2 का ट्रेनिंग रूम्स के यूज करने नहीं दिया जाएगा, पर अगर तुम चाहो तो बेसमेंट के रूम्स को यूज कर सकते हो, पर अगर तुमने उन्हें भी तोड़ दिया तो तुम्हें कोई रूम नहीं मिलेगा। जियोन कहता है मैं समझ गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जियोन फिर वापस जाते हुए सोच रहा था एक वॉल को तोड़ना जो कि हार्ड स्टोन से बना है और उन्हें बनाने में दशकों लगे हैं, क्या इसका मतलब मेरी निगाहों की लिमिट ज्यादा हो गई है? आखिर मैं अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया हूँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ट्रेनिंग रूम के वॉल्स को पंच करके उसमें एक होल कर सकता हूँ। नैनो कहता है ऐसे इसलिए है क्योंकि आपके मसल्स एंड एनर्जी फ्लो मैक्स लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो सुनकर जियोन को एक झटका लगता है। नैनो कहता है आपके शरीर के मसल्स और एनर्जी फ्लो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं और अभी पावर उस लेवल का जिसकी मदद से आप ग्रे स्टोन में भी ट्रेसेस डाल सकते हैं और ये आपके फिजिकल स्ट्रेंथ का हाईएस्ट लेवल है। अब मैं जब सोच रहा हूँ ग्रेव स्टोन में जो भी ट्रेसेस बाद में आई थी, क्या उनका फोकस था ग्रेव स्टोन में ट्रेसेस को छोड़ना या फिर फॉर्मेशन में परफेक्टली यूज करना? क्या ये डैगर टेक्निक और बटरफ्लाई डांस जैसा नहीं है? और क्या मेरे अंदर जितनी पावर है यही मेरी लिमिट है? नैनो कहता है ये रिजल्ट आपके शरीर को थोड़ा सा ट्विक करने का ताकि फिजिकल ग्रोथ को इफेक्ट ना करे। जियोन कहता है तो क्या इसका मतलब मैं ऐसे ग्रो होता रहता हूँ तो मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ? नैनो कहता है ऐसा करने से आपके मसल्स और एनर्जी फ्लो की लिमिट बढ़ जाएगी अगर आपके फिजिक कम्प्लीटली ग्रो हो जाए तो। जियोन कहता है अगर तुम जैसा कह रहे हो ये सब वैसा ही है तो मुझे मेरे जी जान लगा कर ट्राई करना चाहिए। नैनो कहता है टाइम इसका जवाब दे सकता है। इवन मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता आपको ज्यादा ग्रो करवाने के लिए, पर मैं आपके ग्रोथ प्लेट्स को स्टिमुलेट कर सकता हूँ। जियोन कहता है ऑल्दो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर मेरे पास अभी जो भी है मेरे लिए काफी अनफ है। फिर हमें दिखाया जाता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी के बेसमेंट में। जो सोच रहा था ऑल्दो मेरे पास दर्शकों के मूवमेंट प्रैक्टिस डाटा है, पर मैं फिर भी काफी नर्वस हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब मैं कैप्सूल ट्रेनिंग को यूज करूंगा जो कि हेवनली डीमन एंसेस्टर की टेक्निक हो सकती है। जियोन फिर खुद को शांत करता है और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट मूवमेंट को यूज करता है। यूज करने के बाद जियोन सोचता है रुको जरा, मुझे लगता है मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। दूसरी बार ट्राई करने के बाद जियोन कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये मूवमेंट मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। जियोन फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक 45 फॉर्मेशन को भी प्रैक्टिस करता है। जो सोच रहा था ठीक है डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक दोनों बार ही परफेक्ट रहा, तो फिर क्यों मुझे एब्सोल्यूट स्वॉर्ड टेक्निक अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। ऑग्यूमेंटेड वीडियो में जो मूवमेंट्स थे और मैंने जो किया था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। नैनो क्या तुम ग्रे स्टोन में मिला ओरिजिनल मूवमेंट और मैंने जो परफॉर्म करी उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? इसलिए नैनो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करता है। जियोन फिर ओरिजिनल और अपना मूवमेंट को एक साथ देखकर सोचता है मैंने जो भी मूवमेंट से परफॉर्म करी ये दोनों मूव्स कनेक्टेड थे, पर ये फिर भी बहुत ही अननेचुरल है और मैंने इसे पूरा कंप्लीट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगा दिया। अगर मेरे में से एनर्जी फ्लो नहीं है तभी ये मेरे मूवमेंट्स को इफेक्ट करना नहीं चाहिए। इवन बटरफ्लाई डांस के लास्ट फॉर्मेशन को यूज करने के लिए एनर्जी फ्लो को बॉडी में सही से सर्कुलेट करना पड़ता है। इसका मतलब मैं क्रूज को मिक्स कर रहा हूँ और मुझे काफी डिप्रेसिव फील हो रहा है। आखिर किस तरीके का मजाक है, बस वर्ड मूवमेंट के बारे में ही लिखना और ना बताना आखिर इसके लिए एनर्जी फ्लो को कैसे यूज करते हैं।